हेलो एस्पिरेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। आज के वीडियो का हमारा टॉपिक है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, मंत्री परिषद। तो देखिए, तो हम काउंसिल ऑफ मिनिस्टर आईएएस एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इससे रिलेटेड क्वेश्चंस आते रहते हैं आईएएस एग्ज़ाम में। तो आज की वीडियो में हम देखेंगे कि काउंसिल मिनिस्टर का क्या वर्क है, कैसे अपॉइंट होते हैं। हम ये कुछ डिटेल्स लेंगे, कुछ इंपॉर्टेंट डिटेल्स लेंगे जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के लिए से रिलेटेड इंपॉर्टेंट है। ठीक है, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले जैसा कि आपको पता है, मेरा एक मोटिवेशन कोट ज़रूर आता है। तो चलिए मोटिवेशन देख लेते हैं। नेवर स्टॉप ड्रीमिंग। अगर आपने कोई सपना देखा है, अगर आप उस सपने को पूरा नहीं कर पा रहे, उस ड्रीम को अचीव नहीं कर पा रहे, तो अपने सपना देखना स्टॉप ना करें। सपने देखते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। आज आपको लग रहा है कि आप ये गोल अचीव करना चाहते हो, तो उसको अचीव कीजिए। अगर नहीं हो रहा है तो कोई बात नहीं, उसको करते रहिए। अगर बाई चांस फिर भी नहीं हो रहा है तो उसे गिव अप करके दूसरा अपने एबिलिटी, अपनी कैपेबिलिटी के हिसाब से दूसरे गोल को देखिए जो आप कर सकते हैं। पर कभी भी ड्रीम को देखना मत छोड़िए, क्योंकि क्या पता कोई एक ड्रीम जो कि आपके लिए बेस्ट हो वो आपकी लाइफ को चेंज कर दे। तो हमेशा ड्रीम देखते रहिए और वर्क करते रहिए। ये नहीं कि सिर्फ ड्रीम देखा और हो गया, नहीं। ड्रीम देखिए, उस पर वर्क कीजिए, 100% दीजिए, तो ज़रूर सक्सेस मिलेगी। ठीक है, तो चलिए अब वीडियो को स्टार्ट करते हैं। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के बारे में पढ़ते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि कौन सा आर्टिकल काउंसिल ऑफ मिनिस्टर से रिलेटेड है। कौन सा आर्टिकल जो है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के बारे में बताता है। तो इसमें दो आर्टिकल्स है, आर्टिकल 74 एंड आर्टिकल 75, जो कि हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के बारे में बताते हैं। तो अगर हम आर्टिकल 74 की बात करें तो इसमें ये बताया गया है कि जो प्राइम मिनिस्टर जो होते हैं वो हेड होते हैं काउंसिल मिनिस्टर के, और जो काउंसिल मिनिस्टर होते हैं वो प्राइम मिनिस्टर के अंदर में वर्क करते हैं। और जो प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया जो होते हैं, जो हमारे प्रधानमंत्री हैं, वो प्रेसिडेंट को सलाह देते हैं और उनकी मदद भी करते हैं। आर्टिकल 74 में ये मेंशन है। आर्टिकल 75 में कुछ चीज़ें मेंशन है जो कि नीचे हैं, तो देखते हैं। जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है उनको कौन अपॉइंट करता है? प्रेसिडेंट। पर किसके एडवाइस पे? प्राइम मिनिस्टर की एडवाइस पे। और जो ये काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के जो मेंबर्स होते हैं, ये प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया के साथ जो है 50% की टोटल स्ट्रेंथ बनाते हैं लोअर हाउस में, जिन्हें हम लोकसभा कहते हैं। लोकसभा को लोअर हाउस भी बोला जाता है और राज्यसभा को अपर हाउस बोला जाता है। और जो ये परसेंटेज है 15%, ये एक्सीड होनी चाहिए, मतलब ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। 15% ही होनी चाहिए। ठीक है, जो प्राइम मिनिस्टर के साथ जो है मिनिस्टर जो है क्या बनाते हैं? टोटल स्ट्रेंथ बनाते हैं, लोकसभा में मेजॉरिटी बनाते हैं। और उनकी स्ट्रेंथ की मेजॉरिटी कितनी परसेंट होती है? 15%। और ये 15% से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। जो 91st अमेंडमेंट एक्ट हुआ था, जब 91st कॉन्स्टिट्यूशनल संविधान संशोधन किया गया था, तो उसमें अगर किसी मेंबर को किसी भी काउंसिल मिनिस्टर को पार्लियामेंट के मेंबर से डिस्क्वालीफाइड कर दिया जाता है, तो उसके लिए कुछ प्रोविज़न्स जो हैं इस अमेंडमेंट एक्ट में बनाए गए हैं। कुछ प्रोविज़न दिए गए किस एक्ट में? 91st अमेंडमेंट एक्ट में। ठीक है, अगर कोई भी मिनिस्टर 6 महीने तक, लगातार 6 महीने तक किसी भी हाउस में, चाहे वो लोकसभा की बात करें, राज्यसभा में मेंबर नहीं रहता है लगातार 6 महीने तक, तो उसके अस्तित्व को हटा दिया जाता है, उसकी एग्जिस्टेंस ख़त्म हो जाती है उस काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की पदवी से। हाँ, पार्लियामेंट की पदवी, मेंबर की पदवी से। तो उन्हें फिर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर बनने का भी कोई राइट नहीं होता। वो पूरी तरह से हमारे गवर्नमेंट से हटा दिए जाते हैं। ठीक है, जो पार्लियामेंट होती है, जो हमारी संसद है, वही डिसाइड करती है सैलरी एंड अलाउंसेस जो कि काउंसिल मिनिस्टर की होती है। काउंसिल मिनिस्टर की सैलरी एंड अलाउंसेस कौन डिसाइड करता है? पार्लियामेंट। ठीक है गाइस, आपको ये क्लियर हो गया होगा आई होप। जैसे कि मैंने बताया कि अनुच्छेद 74 और अनुच्छेद 75 किससे संबंधित है? मंत्री परिषद से संबंधित है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर से। जिसमें अनुच्छेद 74 क्या बताता है कि भारत में जो प्रधानमंत्री हैं वो किनके हेड होते हैं? मंत्री परिषद के हेड होते हैं, प्रमुख होते हैं। और वह राष्ट्रपति की सहायता और सलाह देते हैं, राष्ट्रपति की सहायता भी करते हैं और उन्हें सलाह भी देते हैं। और जो अनुच्छेद 75 है उसमें कुछ निम्नलिखित बातों का उल्लेख किया गया था, जैसा कि पहले कि प्रधानमंत्री की सलाह से ही जो है कि राष्ट्रपति दूसरे इन
काउंसिल मिनिस्टर मंत्री परिषद को क्या करेंगी, अपॉइंट करेंगी। ठीक है। और जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है वो प्रधानमंत्री के साथ जो है संसद या लोकसभा में कुल ताकत से 15% बनाने चाहिए, 15% बनाते हैं, और इससे 15% से अधिक नहीं होने चाहिए, तभी वो क्या बन जाते हैं, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर बन सकते हैं। और जो 91 संशोधन हुआ था उसमें जो है अगर कि अधिनियम में मंत्री की अयोग्यता का प्रावधान किया गया जब वे संसद के सदस्य के रूप में अयोग्य हो जाते हैं। कुछ प्रावधान दिए गए कि जब वो संसद के पार्लियामेंट के लिए डिस्क्वालीफाइड हो जाते हैं, मेंबर्स के लिए डिस्क्वालीफाइड हो जाते हैं, तो उनके लिए कुछ प्रावधान भी दिए गए हैं 91 संविधान संशोधन के द्वारा। यदि कोई मंत्री लगातार 6 महीने तक संसद के किसी भी सदन का सदस्य नहीं है तो उसका अस्तित्व क्या हो जाता है, समाप्त हो जाता है। और जो मंत्री परिषद के वेतन और भत्ते होते हैं उनका निर्णय कौन लेता है, संसद, पार्लियामेंट। ठीक है। इज द एडवाइस टेंडर्ड बाय द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर बिडिंग ऑन द प्रेसिडेंट, ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है। तो क्या मंत्री परिषद द्वारा दी गई सलाह राष्ट्रपति के लिए बाध्यकारी है? क्या जो अगर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर ने कुछ एडवाइस दी है किसी भी टेंडर पे, तो क्या वो प्रेसिडेंट को माननी पड़ेगी? तो यस, हाँ, ये जो एडवाइस दी है प्रेसिडेंट को काउंसिल मिनिस्टर ने, तो उन्हें वो माननी पड़ेगी प्रेसिडेंट को। ठीक है। और ऐसा पहले हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं था। तो जब हमारा 42 अमेंडमेंट आया था, अमेंडमेंट एक्ट 1976, और जब 44 अमेंडमेंट एक्ट 1978 आया था, तो उसमें ये प्रोविज़न को इंट्रोड्यूस किया गया था कि जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के जो भी टेंडर पे जो भी डिसीजन होंगे वो जो है प्रेसिडेंट के लिए बाइंडेड होंगे, उन्हें प्रेसिडेंट को मानना ही पड़ेगा। अगर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर ने कोई भी एडवाइस दी है तो उसकी इंक्वायरी कोर्ट में नहीं होगी। ये भी इस एक्ट में क्या थे, मौजूद थे। देखते हैं, अब हिंदी में देख लेते हैं। क्या मंत्रिपरिषद द्वारा दी गई सलाह राष्ट्रपति के लिए बाध्यकारी है? हाँ, सलाह राष्ट्रपति के लिए बाध्यकारी है। और ये प्रावधान कब आए थे? 42 संशोधन अधिनियम 1976 और 44 संशोधन अधिनियम 1978 द्वारा पेश किए गए थे। अधिनियम में ये भी उल्लेख किया गया कि परिषद द्वारा दी गई सलाह की जांच किसी भी अदालत द्वारा नहीं की जा सकती है। ठीक है। अब देखते हैं कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होती है किसी भी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की। ठीक है। अब हिंदी में देखते हैं मंत्रिपरिषद का सामूहिक उत्तरदायित्व क्या होता है। जो हमारा कैबिनेट सिस्टम है ये बेस्ड है इंग्लैंड से, मतलब इंग्लैंड में जो कैबिनेट सिस्टम है सेम वैसा ही हमारे इंडिया में है, ऐसे ही बेस्ड किया गया है। तो अब देखते हैं कि हमारा कैबिनेट सिस्टम है क्या। तो हम देखें तो इनकी कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है वर्क करने की। मीन्स अगर कोई एक इस्तीफ़ा दे रहा है, अगर किसी एक का विश्वास हट रहा है, किसी एक को हटाया जा रहा है, तो पूरे काउंसिल मिनिस्टर को क्या किया जाएगा, हटा दिया जाएगा। ठीक है। तो चलिए इसको अच्छे से समझते हैं। जो हमारा आर्टिकल है 75 सब क्लॉज 3 वो ये कहता है कि जो काउंसिल मिनिस्टर होते हैं वो कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल होते हैं किसके लिए, लोकसभा में जो भी वर्क हो रहा है उसके लिए। अगर दूसरे शब्दों में कहे मीन्स कि कोई भी प्रोविज़न की वजह से, मतलब किसी भी वजह से जो है कोई भी मिनिस्टर लोकसभा में कॉन्फिडेंस को क्या कर देता है, लूज़ कर देता है, तो उन्हें रिज़ाइन देने के लिए ऑब्लाइज हो जाते हैं, उन्हें रिज़ाइन देना ही पड़ता है। अगर उन्होंने किसी भी कारण कोई डिसीज़न लिया और वो लोकसभा के हित में नहीं था तो उनका विश्वास लोकसभा के से उठ गया, तो इस वजह से जो क्या है उनको क्या देना पड़ेगा, इस्तीफ़ा देना पड़ेगा। ये बाध्य है, ये ऑब्लाइज है, ये उनको देना ही पड़ेगा, इनके लिए वो मना नहीं कर सकते। ठीक है। अगर हम देखें कि लॉस ऑफ कॉन्फिडेंस कैसे एक्सप्रेस होता है, जैसे कि रिजेक्ट कर देना मनी बिल को या फाइनेंस बिल को, या कोई भी अदर पॉलिसी है, इंपॉर्टेंट पॉलिसी मेजर है, उसको रिजेक्ट कर देना या पास कर देना एक मोशन ऑफ नॉन कॉन्फिडेंस और रिजेक्टिंग, मतलब कोई भी ऐसी चीज़ें कर देना जिसकी वजह से क्या है वो अच्छा नहीं था, वो हित में नहीं था लोकसभा के, और वो मिनिस्ट्री कर देती है, तो इस वजह से क्या है उनको उस जगह से क्या देना पड़ता है, इस्तीफ़ा देना पड़ता है।
अगर कोई भी मिनिस्टर, कोई एक मिनिस्टर लोकसभा से क्या कर रहा है, अपना कॉन्फिडेंस लूज़ कर चुका है, तो उनके होल मिनिस्ट्री को क्या करना पड़ता है, इस्तीफ़ा देना पड़ता है, रिज़ाइन करना पड़ता है। ठीक है, और इसमें वो मिनिस्टर भी इंक्लूड होता है जो कि राज्यसभा से होते हैं। ठीक है, जो मिनिस्टर होते हैं वो एक साथ उठते भी, एक साथ खड़े भी होते हैं। मतलब अगर किसी भी मिनिस्टर, कोई भी मिनिस्टर, अगर किसी मिनिस्टर का विश्वास लोकसभा से उठ गया, लोकसभा को अब किसी एक पर्टिकुलर मिनिस्टर पे विश्वास नहीं है, तो उन्हें रिज़ाइन तो देना ही पड़ेगा। साथ में जो उनके पूरे जो मेंबर्स होंगे ग्रुप के, उनको भी क्या होगा, रिज़ाइन देना पड़ेगा, और वो इस चीज़ के लिए मना नहीं कर सकते, और वो उनकी जो है पूरी जो है मिनिस्ट्री की जो है उनको हटा दिया जाएगा। ठीक है, तो हम ये कह सकते हैं कि मिनिस्टर जो हैं एक साथ उठते भी, एक साथ हवा में उड़ते भी हैं, जैसे बोल सकते हैं हम कि वो एक साथ खड़े हो जाते हैं। पर अगर जब कोई एक गिरता है तो वो सबको लेके गिरता है, ऐसे ही एक अगर खड़ा हो रहा है तो वो सबको लेके खड़ा होगा। ठीक है, किसी कुछ पर्टिकुलर केसेस में जो है मिनिस्ट्री क्या है, एडवाइस देती है प्रेसिडेंट को कि वो लोकसभा को डिसॉल्व कर सकते और एक फ्रेश इलेक्शन करवाएं। ठीक है, सेम यही चीज़ हिंदी में आप चेक कर सकते हैं, आप पढ़ सकते हैं, देख लीजिए। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब हमारा टॉपिक है टाइप्स ऑफ मिनिस्ट्रीज़, कि कितने टाइप्स की मिनिस्ट्रीज़ हैं, इनके बारे में हम पढ़ेंगे। तो हमारे इंडिया में 4 टाइप्स की मिनिस्ट्री हैं, और ये किसी भी रैंक के आधार पे नहीं है, ये सिर्फ जो प्रैक्टिस हम देखते हैं, जो भी वर्क हो रहा है उनके आधार पर जो है मिनिस्ट्री को डिवाइड किया गया है। रैंक के हिसाब से नहीं है, जो मिनिस्ट्री वर्क करती है, अलग अलग मिनिस्ट्री अलग अलग चीज़ों पे वर्क करती है, तो उनके आधार पे ही जो है मिनिस्ट्री को डिवाइड किया गया 4 टाइप्स में। ठीक है, देख सकते हैं आप, यहाँ पर लिखा हुआ है। तो चलिए अब टाइप्स ऑफ मिनिस्ट्री देखते हैं। कैबिनेट मिनिस्ट्री, जो कि ये क्या करते हैं, ये प्रेजेंट रहते हैं हर मीटिंग में, हर कैबिनेट की मीटिंग में, और वहाँ पे क्या करते हैं, अपना पार्टिसिपेशन देते हैं। तो इन्हें क्या बोलते हैं, कैबिनेट मिनिस्ट्री। कोई भी मिनिस्ट्री जो हर मीटिंग में क्या है, प्रेजेंट रहती है और पार्टिसिपेट करती है कैबिनेट मिनिस्ट्री में, तो उन्हें हम क्या बोलते हैं, कैबिनेट मिनिस्टर्स। ठीक है, देखते हैं सेकंड मिनिस्ट्री, जिसका नाम है मिनिस्ट्री ऑफ स्टेट विद इंडिपेंडेंट चार्ज। अगर हम देखें तो इस पूरे लाइन से हम ये समझ सकते हैं कि ये मिनिस्ट्री इंडिपेंडेंट होती है, इन पे कोई चार्जेस नहीं होते। ठीक है, तो अब इसको तो डिटेल में देख लेते हैं। ही इज़ अ मिनिस्टर ऑफ अ स्टेट हु डज़ नॉट वर्क अंडर अ कैबिनेट मिनिस्टर। ये ऐसे मिनिस्टर होते हैं जो कि कैबिनेट मिनिस्टर के अंडर में वर्क नहीं करते, जैसे कि मैंने अभी बताया कि इंडिपेंडेंट होते हैं। When any matter concerning his department is on the agenda of the cabinet, he is invited to attend the meeting। अगर कोई भी डिपार्टमेंट में कोई भी एजेंडा पास किया जा रहा है कैबिनेट मिनिस्टर से रिलेटेड, तो या कंसर्न हो रहा है, कोई मैटर है, तो इसमें उन्हें क्या किया जाता है, इनवाइट किया जाता है मीटिंग में। ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ स्टेट विद इंडिपेंडेंट चार्ज क्या, ये कैबिनेट मिनिस्टर के अंडर में वर्क नहीं करते। अगर कोई मैटर कंसर्न है, कोई मैटर है जो जिस पे इशू चल रहा है, और ये एजेंडा किस पे आधारित है, कैबिनेट मिनिस्टर पे, तो इन्हें क्या किया जाता है, इनवाइट किया जाता है। कौन से मिनिस्टर को, मिनिस्टर ऑफ स्टेट विद इंडिपेंडेंट चार्जेस के मिनिस्टर को क्या किया जाता है, अपॉइंट किया जाता है। अब थर्ड देखते हैं, मिनिस्टर ऑफ स्टेट। अब ये जस्ट इस वाले सेकंड पॉइंट से अपोजिट होते हैं। ये ऐसे मिनिस्टर होते हैं जो कि इंडिपेंडेंट नहीं होते, इसमें इनके पास इंडिपेंडेंट चार्जेस नहीं होते, और ये जो है किसी डिपार्टमेंट या बोले कैबिनेट मिनिस्टर के अंडर में वर्क करते हैं। ठीक है, द वर्क ऑफ सच मिनिस्टर इज एलोटेड बाय हिज कैबिनेट मिनिस्टर। इनके वर्क को कौन अलॉट करता है, कैबिनेट मिनिस्टर। और किन के अंडर में वर्क करते हैं, कैबिनेट मिनिस्टर के अंडर में वर्क करते हैं, किसी डिपार्टमेंट के अंडर में। अब लास्ट हमारा डेप्टी मिनिस्टर। ही इज़ अ मिनिस्टर हु वर्क्स अंडर कैबिनेट मिनिस्टर और मिनिस्टर ऑफ स्टेट विद इंडिपेंडेंट चार्ज। ये किसके अंडर में वर्क करते हैं, कैबिनेट मिनिस्टर के अंदर में तो वर्क करते हैं, और या फिर वो जो हमने सेकंड पॉइंट पढ़ा था, सेकंड मिनिस्टर के बारे में पढ़ा था, मिनिस्टर ऑफ स्टेट विद इंडिपेंडेंट चार्ज, उनके अंडर में वर्क करते हैं। हिज वर्क इज़ अलॉटेड बाय, इनका वर्क किसके द्वारा अलॉटेड होता है, इनके मिनिस्टर्स के द्वारा, जो होम ही इज़ वर्किंग, और वो उनके लिए वर्क करते हैं। डेप्टी मिनिस्टर जो है कैबिनेट मिनिस्टर या फिर हम बोले मिनिस्टर ऑफ स्टेट विद इंडिपेंडेंट चार्ज मिनिस्टर के साथ क्या करते हैं, वर्क करते हैं, और इन्हीं दोनों के द्वारा ही उन्हें क्या वर्क अलॉट किए जाते हैं।
सेम यही चीज़ें क्या है हिंदी में भी है, आप देख सकते हैं। कैबिनेट मंत्री, फिर स्वतंत्र प्रभाव वाले राज्य मंत्री, फिर राज्य मंत्री, उप मंत्री। अगर कहीं भी आपको कोई भी डाउट हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। अगर आपको लग रहा है मैंने कोई चीज़ मिस कर दी है तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए। अगर आपकी कोई भी क्वायरी है या आप मुझे कोई भी सजेशन देना चाहते हो तो प्लीज़ ज़रूर मुझे कमेंट में बताइए। एंड थैंक यू गाइज़ फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लग रही है तो प्लीज़ मेरे वीडियो को शेयर कर दीजिए, लाइक कर दीजिए। और अगर आप मेरे साथ ऐसी वीडियोज़ के लिए मेरे साथ अगर जुड़ना चाहते हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मैं ऐसी वीडियोज़ अपलोड करती रहूँगी जिससे आपकी IAS की प्रिपरेशन क्या हो, अच्छी हो जाए। एंड थैंक यू गाइज़ फॉर वॉचिंग माई वीडियो। So we will meet in next video.